कर अजीमाबाद रख दिया। अच्छा, तो पटना का एक पुराना नाम अजीमाबाद भी था। हाँ, और उसने पटना का काफी पुनर्निर्माण भी करवाया। औरंगजेब के बाद तो मुगल सल्तनत का पतन शुरू हो गया, लेकिन एक और मुगल बादशाह हैं जिनका बिहार से अनोखा कनेक्शन है। आप फर्रुखशहर की बात कर रहे हैं? जी, वो पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में हुआ 1713 में। बिल्कुल। और ये घटना दिखाती है कि दिल्ली की पकड़ कितनी कमजोर हो रही थी, और इसी कमजोर होती पकड़ ने एक नई ताकत के लिए दरवाजे खोल दिए। यूरोपीय कंपनियां। एकदम सही, जो व्यापार करने आई थी। इनके आने का एक क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और आखिर में फ्रांसीसी। पुर्तगाली तो ज्यादातर बंगाल के हुगली से ही व्यापार करते थे ना। हाँ, वो नाव से पटना आते जाते थे, मसाले लाते और यहाँ से सूती कपड़ा ले जाते। उनका असर बहुत सीमित था। असली खेल तो डचों के आने से शुरू हुआ। हाँ, नीदरलैंड के डचों ने 1632 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। वो जगह आज भी पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत के रूप में मौजूद है। अच्छा, और वो किस चीज का व्यापार करते थे? मुख्य रूप से 3 चीजें: सूती कपड़ा, अनाज और सबसे जरूरी शोरा। शोरा, ये नाम बार बार आता है, ये इतना खास क्यों था? शोरा मतलब सॉल्ट पीटर। ये बारूद बनाने का सबसे जरूरी कच्चा माल था। यूरोप में उस वक्त लड़ाइयां चल रही थीं और बारूद की मांग आसमान पर थी। तो जिसके पास बिहार का शोरा, उसके पास एक तरह से खजाना था। बिल्कुल। डचों का तो शोरे के व्यापार पर एक तरह से एकाधिकार था। छपरा में उनका कारखाना भी था। लेकिन फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, अंग्रेजों ने वैसे तो 1620 में ही कोशिश की थी, पर उन्हें असली कामयाबी 1651 में मिली, जब उन्होंने गुलजार बाग में फैक्ट्री खोली, जहां आज सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। सही। और फिर 1664 में जॉब चारनॉक को पटना फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया। ये बड़ा दिलचस्प किरदार लगता है। दिलचस्प और अड़ियल भी। 1680 में जब सूबेदार शाइस्ता खान ने कंपनी के व्यापार पर 3.5% का टैक्स लगाया, तो चारनॉक को ये बात चुभ गई। और उसने क्या किया? उसने बदला लेने के लिए 1686 में हुगली शहर पर हमला करके उसे लूट लिया। बाप रे, मतलब ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे। नहीं, ये अपनी ताकत दिखा रहे थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट लगा 1717 में। फर्रुखशहर का फरमान। हाँ, इस फरमान ने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार में बिना ज्यादा टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिए। ये उनके लिए मैग्ना कार्टा जैसा था। और डेनमार्क वाले भी आए थे, डेनिश आए थे। 1774 में पटना सिटी की नेपाली कोठी में फैक्ट्री खोली, पर ज्यादा टिक नहीं पाए। जल्दी ही अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। तो ये सब व्यापार से शुरू हुआ, पर इसका अंत तो सत्ता पर जाकर हुआ। वो निर्णायक मोड़ कब आया? वो मोड़ था बक्सर का युद्ध। प्लासी की लड़ाई तो एक तरह की साजिश थी, पर असली सैन्य ताकत का प्रदर्शन बक्सर में हुआ, जो बिहार में ही है। हाँ, और इस लड़ाई में एक तरफ थी अंग्रेजों की छोटी सी सेना और दूसरी तरफ 3 बड़ी ताकतें: मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। 3 बड़ी ताकतें एक साथ, फिर भी हार गई। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी सेना ज्यादा अनुशासित थी, उनके हथियार बेहतर थे और इन तीनों भारतीय शासकों में कोई तालमेल ही नहीं था। और इस हार के बाद हुई इलाहाबाद की संधि। बिल्कुल। और इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। मतलब अब कंपनी ही शासक बन गई। सही। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, इस इलाके की असली शासक थे। इस दौर से जुड़े कुछ और छोटे छोटे लेकिन जरूरी तथ्य हैं, जैसे पटना हत्याकांड। हाँ, बक्सर के युद्ध से ठीक पहले 1763 में मीर कासिम ने पटना में कैद लगभग 148 अंग्रेजों की हत्या करवा दी थी। और बिहार में अकाल भी पड़े थे। बहुत भयानक अकाल। 1770 और 1783 में लाखों लोग मारे गए। पटना का गोलघर इसी के बाद बनवाया गया था, अनाज को स्टोर करने के लिए। हाँ, हालांकि इसका उस काम के लिए कभी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। और आखिर में एक ऐसा प्रशासनिक बदलाव जिसने आने वाली सदियों के लिए बिहार की किस्मत तय कर दी। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। इसका मतलब क्या था आसान भाषा में? आसान भाषा में, अंग्रेजों ने जमींदारों के लिए सरकार को देने वाले लगान की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर इसका असर विनाशकारी हुआ। जमींदारों को किसानों से कितना भी लगान वसूलने की खुली छूट मिल गई, क्योंकि उन्हें तो सरकार को एक तय रकम ही देनी थी।
इसने किसानों के ऊपर शोषण का ऐसा चक्र चलाया जो अगली 1.5 सदी तक बिहार के समाज को बर्बाद करता रहा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार में प्रमुख किसान आंदोलन। बिहार हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। ब्रिटिश काल में तो यहाँ की 95% से ज्यादा भूमि पर खेती होती थी। बिल्कुल। लेकिन पारंपरिक खेती, जमींदारों का शोषण और ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक और राजस्व नीतियां थीं, हाँ, उन सब ने किसानों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। और शायद इन पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी असर पड़ा होगा। बहुत गहरा, जैसे 1917 की रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध। हाँ। इन सब का बहुत असर था। चलिए, तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन से शुरू करते हैं, चंपारण से। हाँ, बिहार के किसान आंदोलनों की बात हो और चंपारण का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। और इसकी मुख्य वजह थी 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली, इसका क्या मतलब था? मतलब ये था कि किसानों को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ये अनिवार्य था, चाहे उन्हें मुनाफा हो या नुकसान। उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ एक फसल की बात नहीं थी, ये तो आर्थिक शोषण का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। तो इस आंदोलन के मुख्य चेहरे कौन थे, मतलब जमीनी स्तर पर? स्थानीय स्तर पर तो प्रेरणा का स्रोत थे राजकुमार शुक्ल। अच्छा, वही जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए तैयार किया था। बिल्कुल। लेकिन इस आंदोलन को जो राष्ट्रीय पहचान मिली वो महात्मा गांधी से ही मिली। और कहते हैं कि यही वो आंदोलन है जिसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। सही बात है। और बिहार उनकी कर्मभूमि कहलाया। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। जी, सभी बड़े नेता। चंपारण के बाद 1919-20 में दरभंगा में भी एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, है ना? हाँ, दरभंगा राज के शोषण के खिलाफ। उसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो ऐसे स्थानीय आंदोलनों ने ही एक संगठित मंच की जरूरत को जन्म दिया होगा। बिल्कुल। और यहीं से 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी BPKS की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े और प्रभावशाली नेता थे। इस किसान सभा के कुछ शुरुआती सम्मेलनों के बारे में बताइए जो महत्वपूर्ण रहे हों। देखिए, इसके 3 शुरुआती सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला तो 1929 में सोनपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। ठीक है। दूसरा हुआ 1934 में गया में, उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की और उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी हिस्सा लिया था। ओ, सरहदी गांधी। जी। और तीसरा सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में हुआ। इसमें क्या खास था? यहाँ स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव पास किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब धीरे धीरे किसान आंदोलन का झुकाव वामपंथ की ओर होने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बड़ा कारण था कांग्रेस नेतृत्व की उदासीनता। मतलब कांग्रेस जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। हाँ, और वैश्विक स्तर पर समाजवादी विचारों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। तो किसानों को लगा कि वामपंथी नेता उनकी मांगों को ज्यादा आक्रामक तरीके से उठा रहे। और इसी दौर में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन जैसे नेता उभरे। जी, और यदुनंदन शर्मा भी। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है, कोई आंदोलन? हाँ, बकाश्त आंदोलन। बकाश्त, ये क्या था? ये आंदोलन उन जमीनों की वापसी के लिए था जिन पर से किसानों को बेदखल कर दिया गया था। अच्छा। 1938 में कार्यानंद शर्मा ने बढ़ैया टाल में इसकी शुरुआत की। और राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। और ये बहुत तेजी से फैला, एक तरह से आग की तरह। इन बड़े आंदोलनों के अलावा एक और आंदोलन था चौकीदारी कर आंदोलन। हाँ, इसमें तो लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से ही मना कर दिया था। ये कहाँ सफल रहा? ये भागलपुर और सारण जैसे इलाकों में काफी सफल रहा। ये दिखाता है कि विरोध के तरीके कितने अलग अलग थे। बिल्कुल। और इन सभी आंदोलनों के पीछे कुछ असाधारण व्यक्तित्व थे। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी, एक महान लेखक और पत्रकार जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव भी पेश किया था। जी, और उन्होंने हजारीबाग जेल में अम्बापाली जैसी रचना की। कमाल है। दूसरे थे राहुल सांकृत्यायन। उत्तर प्रदेश में जन्मे, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार का छपरा जिला रहा। वे बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद से गहरे प्रभावित थे। बहुत ज्यादा। उन्हें 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक और नाम है
शीलभद्र याजी का। हाँ, शीलभद्र याजी ये 1937 से 45 तक भारत के सबसे कम उम्र के विधायक रहे। उन्होंने हंसिया, हथौड़ा और लेबर टाइम्स जैसे पत्र पत्रिकाओं के जरिए किसानों की आवाज उठाई। सही कहा। और शाह मोहम्मद जुबैर, उनका क्या योगदान था? शाह मोहम्मद जुबैर एक बैरिस्टर थे। उन्होंने 1929 में ही एक किसान सभा नाम के संगठन की नींव रखी थी। लेकिन उनका तो जल्दी देहांत हो गया था। हाँ, नमक आंदोलन के दौरान 1930 में ही उनका देहांत हो गया। और इन सब में सबसे अग्रणी स्वामी सहजानंद सरस्वती। वे तो इन सब में सबसे अग्रणी थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे एक सन्यासी जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें किसान प्राण भी कहते थे। हाँ, मतलब किसानों का जीवन। 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में उनका निधन हुआ। रामवृक्ष बिनीपुरी जी का निधन 9 सितंबर 1968 को हो गया था।